नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। बहुत साल पहले देश में राजतंत्र था जी। अगर 200-300 साल पहले जाएंगे, पुराने ज़माने की बात जब हम करते हैं तो राजतंत्र में राजा कोई राज था। देश में सैकड़ों रियासतें थी, 500-600 के आसपास, और वो अलग अलग अपना अपना ऐश और आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। पब्लिक से उनको कोई मतलब नहीं था। तो राजतंत्र का मतलब है कि अपने अपने राजाओं का तंत्र अपने अपने हिसाब से काम चलाना, जिसको जैसा अच्छा लगे। वो आज के तंत्र से बिल्कुल अलग था। आज का तंत्र प्रजातंत्र है, संविधान की देन है। पाखंडवाद बिल्कुल समाज में इसकी जगह नहीं है, पाखंडवाद की। लेकिन एक वर्ग है इस देश में जो कि जीता इसी के ऊपर है। अगर पाखंडवाद नहीं होगा तो वो जीवित नहीं रह सकता। उनका चलाया हुआ है पाखंडवाद, और हर हालत में वो इसको ज़िंदा रखना चाहते हैं। वैज्ञानिक आधार पर देश होना चाहिए संविधान के लागू होने के बाद में। तो उसके अंदर में तार्किक बुद्धि, तार्किक बातें हों, विवेकशील बातें हों, वैज्ञानिक आधार पर हों, ये हमारा संविधान हमको अलाउ करता है। उदयनिधि स्टालिन का जो बयान था वो सनातन के ऊपर था। सनातन का मतलब है कि जो मनुवादी व्यवस्था है देश में, जो किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं है और किसी को अपनी अच्छी तरह से जीने का अधिकार नहीं है, खाने का अधिकार नहीं है, या उनके ऊपर लाद दिया जाए कोई पुरानी परंपराएं जो कि रूढ़वादी परंपराएं हैं, ये सब चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे समाज के लिए सही नहीं है। ये सब चीज़ों को उन्होंने नकारा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के आवास विकास कॉलोनी में, जहां पर हमारे देश के वरिष्ठ समाजसेवी एडवोकेट आर.वी. सिंह जी के यहाँ, और उनसे कुछ देश के जो विषय हैं, जो समस्याएं हैं, उनके विषय पर उनसे वार्तालाप करते हैं और जो समस्याएं हैं उनका किस प्रकार से निवारण हो सके और उनसे जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपने जो हमें अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ जानकारियां जो आप अपने विषय में भी बताइए। धन्यवाद। मैं आपका रेंजर टीवी का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं एडवोकेट आर.वी. सिंह समाज में करीब 50-52 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। वैसे 10-12 साल पहले मैं डिफेंस से रिटायर भी हुआ एज ए क्लास 1 अफसर, और साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया एडवोकेट का। सोचा था कि एडवोकेट लोगों के साथ में मिलकर कुछ समाज का काम करेंगे, लेकिन वो सब न करके अब मैं पूरा का पूरा ध्यान मेरा इसी पे है। और 1978 जब कांशीराम जी ने वामसे बनाई थी, उस समय से मैं इसका एक्टिव मेंबर हूँ। सर, सबसे पहले हमारा एक सवाल है, जिस प्रकार से जो भारत देश की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की कार्रवाई करने जा रही है, उसको देखते हुए और क्या करना चाहिए सरकार को? वन नेशन वन इलेक्शन से पहले क्या क्या समस्याएं हैं, उन पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, एग्जैक्टली वन नेशन वन इलेक्शन ये प्योरली राजनीतिक कार्यक्रम है। राजनीतिज्ञों के द्वारा समय समय पर जो जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा होता है, वैसा ही वो करते हैं। हर गवर्नमेंट, हर सरकार जो भी हो। तो आज की सरकार जो कि अपना काम इतना अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है समाज में, देश का संविधान के हिसाब से जो काम होना चाहिए था, ये संविधान को नकारती है। तो अब संविधान को नकारने का मतलब यह है कि उनको अपने हिसाब से काम करना है, और जैसे उनकी मानसिकता है
उनकी विचारधारा है, बहुत पुरानी रूढ़वादिता वाली, उसके हिसाब से देश को चलाना चाह रहे हैं। कहने को तो वो ये बोलते हैं कि हमको अपना पुरातन जो हमारी सभ्यता है उसमें जाना है, सनातन नाम जो आजकल ले रहे हैं। एग्जैक्टली सनातन कुछ और नहीं है। सनातन मनुस्मृति का दूसरा रूप है। सनातन कोई धर्म भी नहीं है। सनातन जो है मनुस्मृति का दूसरा रूप है। और मनुस्मृति से छुटकारा डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ा मुश्किल से, बड़े तपस्या करके इस देश के 284 मेंबर्स, उस समय के विद्वान मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, संविधान निर्माता संघ जो था एक, उन सब से साथ मिलकर, इसमें बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बैरिस्टर लोग, उन सब से मिलकर देश का संविधान बनाया था कि हम कुछ आगे बने, विकसित भारत बनाए। क्योंकि हमारे देश की सड़ी गली परंपराओं से बड़ा मुश्किल हो रहा था और एक तरह से आप ये कहें गुलामी का जीवन था देश के बहुजन लोगों के लिए, वंचित समाज के लिए। तो उससे बाहर निकल के थोड़ा सा एक राहत की सांस ली समाज ने। तो मुझे नहीं लग रहा कि जिस परंपरा में ले जाना चाह रहे हैं वो कोई एक बहुजन समाज है, वंचित समाज के लिए अच्छी रहेगी। सर, जिस प्रकार से जैसे कि मान के चलो जो संविधान हमारा लागू हुआ था उससे पहले तो अधिकतर राजाओं का शासन था, तो राजाओं को आपस में ही झगड़ा करते थे, भाई भाई से लड़ रहे, मतलब देखा जाए तो आपस में लड़ाइयाँ ही होती रहती थी और जातियाँ बना दी थी। जिस प्रकार से आपस में कोई किसी को बोलता है आप छोटी जात के हो, कोई किसी को बोलता है आप छोटी जात के हो, आपस में लड़ गए और कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे। ऐसा भी हो सकता है। देखिए, आपने राजाओं की लड़ाई की बात करी जी। एक्चुअली बहुत साल पहले देश में राजतंत्र था जी। अगर 200-300 साल पहले जाएंगे, पुराने ज़माने की बात जब हम करते हैं तो राजतंत्र में राजा कोई राज था। देश में सैकड़ों रियासतें थी, 500-600 के आसपास, और वो अलग अलग अपना अपना ऐश और आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। पब्लिक से उनको कोई मतलब नहीं था। तो राजतंत्र का मतलब है कि अपने अपने राजाओं का तंत्र अपने अपने हिसाब से काम चलाना, जिसको जैसा अच्छा लगे। वो आज के तंत्र से बिल्कुल अलग था। आज का तंत्र प्रजातंत्र है, संविधान की देन है, लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले नहीं सोच सकता था आदमी, उनको मिली हैं। तो राजतंत्र का सीधा सीधा अर्थ है कि राजाओं के हिसाब से काम कराओ। एक डिक्टेटरशिप बोलो आप इसको, तानाशाही बोलो, ये कोई अच्छा भी होता होगा, लेकिन वो सब थे जनता के खून पसीने की कमाई के ऊपर ऐश करते थे। ये राजतंत्र था। गरीबों की कोई अहमियत नहीं थी, कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ राजाओं के भोग विलास की एक प्रक्रिया थी और उनके हिसाब से काम होता था। सर, अगला हमारा सवाल है, जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो पाखंडवाद उत्पन्न हो रहा है 7-8 सालों से, पाखंड के बहाने से किसी ना किसी को प्रताड़ित किया जाता है, किसी को मार दिया जाता है, मंदिरों में नहीं दिया जाता है। कई अपराध हो चुके हैं हमारे देश के अंदर, आए दिन होते रहते हैं। इस पाखंडवाद के और हमारे जो संविधान है उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाखंडवाद बिल्कुल समाज में इसकी जगह नहीं है, पाखंडवाद की। लेकिन एक वर्ग है इस देश में जो कि जीता इसी के ऊपर है। अगर पाखंडवाद नहीं होगा तो वो जीवित नहीं रह सकता। उनका चलाया हुआ है पाखंडवाद और हर हालत में वो इसको ज़िंदा रखना चाहते हैं। फिर लोगों को ऐसा लगता है कि साहब हमारे धर्म की बुराई करते हैं। ये भी एक बीमारी है हमारे देश में। अगर कोई सच्ची बात करे तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत बुराई है, बुराई या हमारी आस्था पे वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक धर्म की बुराई नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि धर्म कोई भी ऐसा नहीं है जो कि किसी आदमी को या इंसान को तकलीफ़ दे या मार काट की बात करे। सभी धर्मों की अच्छाइयाँ हैं और लोग धर्मों की अच्छाइयाँ बताते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी चीज़ों को उस धर्म से जोड़ देते हैं जिसका कोई उसके साथ में जोड़ नहीं है। जैसे आप बोले पाखंडवाद, इसको जोड़ दिया है। पाखंडवाद एक अलग चीज़ है
वैज्ञानिक आधार पर देश होना चाहिए संविधान के लागू होने के बाद में। तो उसके अंदर में तार्किक बुद्धि, तार्किक बातें हों, विवेकशील बातें हों, वैज्ञानिक आधार पर हों, ये हमारा संविधान हमको अलाउ करता है। लेकिन लोग इसके उलट जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारे देश में तो बहुत पहले बहुत विज्ञान तेज थी, वो कौन कौन से कहना चाहिए वो क्या बोलते विमान, पुष्पक विमान थे, पता नहीं क्या क्या, और बड़ी ऊंची सीची बातें करते हैं। उसका कोई अस्तित्व एक्चुअली है नहीं। तो पाखंडवाद ने तो हमारे देश को बर्बाद कर दिया है, सही पूछेंगे तो। ये जो पाखंडवाद अंधविश्वास चल रहा है ना, इससे लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम रात और दिन देखते हैं, इनसे छुटकारा लोग चाहते भी नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान इतना है ही नहीं कि वो अशिक्षित। कम से कम हमारे देश के अंदर 60-70% तो अशिक्षित ही लोग हैं। एक्चुअली शिक्षित लोग ही नहीं हैं। जी जी। थोड़ी बहुत उनको स्कूल की शिक्षा मिली, जी जी, और कॉलेज की जो भी शिक्षा मिली, तो वो अपने दायरे में उस शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं। वो शिक्षा भी अब कहाँ है, शिक्षा भी अब नहीं रही। जी जी। शिक्षा का भी बहुत बुरी तरह से बाजारीकरण हो गया, व्यवसायीकरण हो गया। तो शिक्षा जो होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अब तो शिक्षा ये मिल रही है कि जो नौजवान हैं आजकल, उनको धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है, और कोई भी चांस नहीं है। देश में लाखों वैकेंसीज़ हैं सरकारी क्षेत्र में, 10 लाख वैकेंसीज़ करीब हैं, खाली जगह हैं, नहीं भरी गई आज तक। पुरानी नौकरियों का तो सवाल ही नहीं है। तो इन नौजवानों को एक धर्म के पाखंडवाद में फंसा के, जिससे कि इनको याद ही नहीं आए, धार्मिक रहे आए। जैसे हिंदुत्व की बात लगा दी उनके पीछे, हमारा हिंदू धर्म खतरे में। अरे भाई, क्या है खतरे में? हमारा सारा देश तो हिंदू ही है जी, कहाँ खतरा है? अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। लेकिन उनको उल्टा सीधा फंसा करके नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत एक ज्वलनशील हुआ है विषय है। इसके ऊपर लोगों को सोचना चाहिए। एक सवाल और है आपसे, जिस प्रकार जो उदयनिधि स्टालिन जी ने जो बयान दिया था सनातन के ऊपर, उसको एक बीमारी से जोड़ के और उसको ख़त्म करने की बोला था, उनके इस बयान को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उदयनिधि स्टालिन का जो बयान था वो सनातन के ऊपर था। सनातन का मतलब है कि जो मनुवादी व्यवस्था देश में, जो किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं है और किसी को अपनी अच्छी तरह से जीने का अधिकार नहीं है, खाने का अधिकार नहीं है, या उनके ऊपर लाद दिया जाए कोई पुरानी परंपराएं जो कि रूढ़वादी परंपराएं हैं, ये सब चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे समाज के लिए सही नहीं है। ये सब चीज़ों को उन्होंने नकारा है। उदयनिधि ने ये उन्हीं चीज़ों को नकारा है कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको सनातनी कह रहे तो सनातनी नहीं है जी। सनातनी अगर आप चाहते हैं तो आप अपने अच्छाइयों को लीजिए ना, लेकिन आप सनातनी तो उन चीज़ों को कह रहे हैं जो चीज़ें मनुस्मृति के रूप में हैं जी जी। तो मनुस्मृति तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उसमें तो लोगों को कोई गाली दे तो जीभ काट दो, ऊंची जाति को, जातियों का बोलबाला है। हाँ। जातियाँ तो उसी की देन है, एक के ऊपर एक घृणा फैलाना, एक नफ़रत करना, ये सब किसी धर्म की शिक्षा नहीं है। अगर कोई इसको धर्म कहता है तो मेरे ख्याल से वो गलती करता है। देखिए, उदयनिधि चूँकि दक्षिणी भारत से हैं जी, और दक्षिणी भारत में एक मूवमेंट EVR रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार जी कहते हैं जी, उनका मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था 1920 के आसपास, जिस समय नॉर्थ में भी अम्बेडकर साहब का मूवमेंट था, ठीक उसी समय पेरियार जी का मूवमेंट वहाँ पर चल रहा था। साउथ में बहुत बुरी परंपराएं थी जो कि पेरियार जी ने उन परंपराओं को तोड़ा, समाप्त किया। उन्होंने देखा कि दो ही समस्या, दो ही जातियां हैं इस देश में, दो ही वर्ग हैं, जातियां या वर्ग जो भी कहें आप, एक तो ब्राह्मणवादी है, दूसरा अब्राह्मण है जो ब्राह्मण नहीं है। तो इनको दो भागों में बांटा उन्होंने, और ब्राह्मणवादी यानी जो ऊंच नीच में विश्वास करता था, आपस में झगड़ा करना, वो उनका काम ही था। और दूसरा जो है जो कमेरा समाज था, जिसको आप श्रमण वर्ग कह सकते
सकते हैं, जी जी श्रमिक कह सकते हैं। तो ये ब्राह्मणेतर जातियाँ उनको बोलते थे, यानी अदर देन ब्राह्मण्स। जी जी तो उनमें बहुत द्वंद्व था। तो पेरियार का मूवमेंट तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट था साउथ में। अब चूँकि डीएमके पेरियार के समर्थक हैं तो पॉलिटिकल भी थोड़ा बहुत घालमेल होता है। जी जी तो ये भी एक समस्या है कि किस तरह से पॉलिटिकल एक दूसरे के ऊपर अपना अपना वर्चस्व रखें। ये सारी चीज़ों को इस तरह भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल हमारा आपसे है कि हमारे देश को लोकतंत्र की ज़रूरत है या अन्य किसी तंत्र की ज़रूरत है? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। एक्चुअली 1947 के बाद संविधान इस देश को दिया गया हमारे महापुरुषों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। और संविधान का मतलब होता है किसी देश को चलाने की सही प्रक्रिया किस तरह चले। इस संविधान की बदौलत ही हम आज इस स्थिति में आए हैं। हमारे देश में जो आपको तरक्की दिख रही है वो इस संविधान की देन है कि लोग जो बोल नहीं सकते थे वो बोल रहे हैं। जिनको पढ़ाई नहीं मिलती थी, पढ़ने को नहीं मिलती थी, शिक्षा नहीं मिलती थी, उनको शिक्षा मिल रही है। जिनको दुत्कारते थे लोगों को, उनको नौकरियां मिल रही हैं, उनका जीवन अच्छा उठ गया है। ये संविधान की देन है। तो संविधान में ये भी है कि लोकतंत्र एक प्रक्रिया हो। लोकतंत्र का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग अपना समाज में एक अच्छा सा वातावरण हो, प्रेम हो, मैत्री हो, भाईचारा हो। ये सामाजिक लोकतंत्र है। इसकी स्थापना की गई थी। इसी को ध्यान में रख के संविधान को बनाया गया था। लेकिन लोगों ने भुला दिया इस बात को। लोकतंत्र का मतलब यह है कि समाज के अंदर भाईचारा हो, मैत्री हो, प्रेम हो। इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। लेकिन आज देश में लोकतंत्र को नकारने वालों की बहुत लंबी भीड़ हो गई है। लंबी भीड़ से मेरा मतलब है कि जो सरकार में हैं, जिनको सरकार का वरदस्त प्राप्त है, वही इस लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वही इस संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मोदी जी जब सत्ता में आए थे, शायद मैंने देखा, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो उन्होंने 27 फरवरी 2015 को शायद ये कहा था कि हमारा देश का ग्रंथ, राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान है। जी और आज वो संविधान को भूल गए। आज वो मनुस्मृति के जो पाखंडवादी परंपरा उसकी बात करते हैं। जैसे कि नया संसद बनाया, स्थापना करते हैं, सेंट्रल विस्ता बनाया, बहुत अच्छी बात है। उसमें आपने सेंगुल ला दिया। सेंगुल का प्रतीक जो है वो एक राजतंत्र का प्रतीक है। अल्टीमेटली आप चाहते हैं कि देश में सेंगुल चले, राजतंत्र चले, यानी आपको डेमोक्रेसी पसंद नहीं है। मतलब पेन जो तो ये इस तरह हमारा की संविधान बनाया गया था पेन के द्वारा, पेन के स्थान पे वो सेंगुल को स्थापित करा। सेंगुल जो लोग जानते हैं उसकी कहानी जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो बताते हैं, और सब एक दूसरे को मालूम भी है, जो जागरूक लोग हैं, कि एक परंपरा थी राजतंत्र की। एक राजा जब दूसरे राजा को राज सौंपता था, या मतलब जैसे आपस में झगड़ा, वो लड़ाइयाँ हुई, जो हार जाता था वो दूसरे को, एग्जैक्टली हार के बाद उसको सेंगुल सौंपता था कि लो आप संभालो, गुलाम है, आप संभालो। तो वो फिर वही, तो ये एक परंपरा पुरानी है। और मैं नहीं समझता कि आज देश में परंपरा लागू होगी, और शायद पब्लिक इसको लागू होने भी नहीं देगी। और कुछ लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। जो बहुमत चाहता है वो होता है। डेमोक्रेसी में वही मतलब है। लेकिन ये सरकार तो डेमोक्रेसी को मानती नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है। इसका इलाज कुछ नहीं है, इसका इलाज तो कुछ और ही हो सकता है। पर मान के चलो सरकार नहीं मानती है। कई देशों में ऐसा हुआ है, तख्ता पलट, या मतलब जनता ने सरकार को, स्थापित सरकार को भी नकार दिया, उसको, उनको अपने देश छोड़ के भी भागना पड़ा है जो ऐसी सरकार है। ऐसा भी देखिए, जब अति हो जाती है ना जी, तो फिर वो होता है जो नहीं होना होता है। अभी पिछले कुछ सालों में बहुत से देशों में तख्ता पलट, बहुत से देशों में बड़े बड़े उपद्रव, बड़े बड़ी सरकारें गिराई, बड़े बड़े रोष हुए, आगजनी हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ। बहुत से देश हैं। जैसे हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका का भी आप उदाहरण दे सकते हैं। कुछ मिडिल ईस्ट के भी कुछ देश हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें भी हुआ है। तो ये सब चलेगा। जहाँ जहाँ तानाशाही आएगी वहाँ पब्लिक अपना रूप दिखाएगी, और पब्लिक को ये सब अब नहीं पसंद है। जी जी। अब जैसे आपको देता हूँ हिजाब का कारण, आपका कारण इसमें अफ़गानिस्तान में देखिए, ईरान में देखिए, कट्टरवादिता,
वहीं की लेडीज़ उसको अपोज कर रही हैं, लोग अपोज कर रहे हैं। तो ये और काफ़ी इस्लामिक देशों में भी ये समाप्त इस्लामिक होता देशों में भी ये बिल्कुल है, होता भी जा रहा है, समाप्त बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। और जो जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं जी जी उस इस तरीके से वो अच्छी चीज़ों को अपना रहे हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में भी वही प्रक्रिया थी, लेकिन उसको लोग लगाम लगाना चाहते हैं। मेरे को नहीं लगता कि वो लगाम लग पाएगी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। अब सर, जिस प्रकार से जो हमारे भारत देश के अंदर निजीकरण बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए जो हमारे देश के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, या मतलब एक तरह से निजीकरण एक ठेकेदारी में है, एक ही बंदे को दे दिया जाता है कार्य, उसको देखते हुए अब क्या असर पड़ रहा है हमारे देश पर? देखिए, ये तो पूरा देश देख रहा है आज। जी लोग कहते हैं, विभिन्न चैनलों से हमको सुनाई देता है, लोग नेताओं के द्वारा सुनाई देता है कि हम दो और हमारे दो। जी यानी वो तो सीधे तौर पर कहते हैं कि साहब मोदी और शाह पूरे देश को बेच रहे हैं और अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। तो ये इस तरह की तो बातें सब आम हो गई हैं अब, और ये किसी हद तक सही भी है। सरकारी जितनी भी मशीनरी थी देश में, ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो है व्यापारीकरण हो गया, निजीकरण, यानी वो बेच दिया गया जी और वो जो है अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। आज उसी का कारण है कि वो उस प्रॉफिट में से हज़ारों गुना उन्होंने प्रॉफिट कमाया। इसका नतीजा ये हुआ कि गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। आज उनके बीच में हज़ारों कहना चाहिए मुझे गुना अंतर आ गया है। तो ये क्यों है? हम तो समानता लाने की बात कर रहे थे कि लोग कम से कम एक साधारण अच्छी तरह से जिएँ। ठीक है, ज़्यादा धनवान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सबको करिए ना, कोशिश करिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और निजीकरण एक्चुअली इस देश में कहीं भी संविधान में नहीं लिखा। मैं आपको बताऊं, अगर संविधान की उद्देशिका को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब ये है, और कहीं भी कैपिटलिस्ट नहीं है, जबकि कैपिटलिज्म की ओर जा रहा है हमारा देश। सोशलिज्म सेकुलर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये एक लैंग्वेज है, उसमें कहीं कैपिटलिज्म नहीं है। तो ये देश तो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। पूरा बेच दो, जैसे वो चलाएंगे, उनके हाथ में सत्ता दे दो और पब्लिक को गरीब बनाओ और उनको हाँको जिस तरह से। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। मतलब निजीकरण जो हो रहा है तो वो कुछ वर्ग के लोगों को ही, मतलब उनका एक तरह से जिम्मेदारी दी जा रही है। निजीकरण का मतलब यह है कि कुछ लोगों को माला माल कर। हाँ, मतलब कुछ समाज आज देश में 1% लोगों के पास 50% की ये देश की संपत्ति आ गई है। जी। आप ध्यान रखिए, 90-80% लोगों के पास 20% भी नहीं है। ये कमाल की बात है। जी। तो 10% ही इस देश में थोड़ा बहुत तहल ऑफ है, उन्हीं को आज़ादी है। 90% आदमी तो आज भी, मुझे कहना चाहिए, वो गुलामी का जीवन बसर कर रहा है, परेशानियों में, बस उसी का जीवन बसर कर रहा है। तो बड़ी त्रासदी है इस देश की। अब हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि फ़िलहाल में जो सरकार है, जो एनडीए ग्रुप है, इसको एक अपोजिशन ग्रुप ने इंडिया बना लिया। यानी उन्होंने सबने मिल के देखा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जैसे इंडिया बनाया तो उथल पुथल मचना स्वाभाविक है। हो सकता है, जैसे कि अब ये लोग कहते हैं, जो सरकार वाले, जो मोदी, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के जो समर्थक हैं, वो कहते हैं कि ये जो इकट्ठे हो रहे हैं वो सब बेईमान और वो भ्रष्टाचारी और वो। लेकिन हमारे देश के अंदर एक चलन भी है, जब हम लोग गांव में रहते थे, गांव में कोई अन्य बाहर से या डकैत आ जाएं या शेर आ जाए या कोई जानवर आ जाए, तो सब गांव वाले आपस में भले ही कितना भी झगड़ा हो, वो उसको भगाने के लिए एक होते थे। क्या ये ऐसे भी हो सकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग जब त्रस्त हो जाते हैं, पूरा देश त्रस्त है। जी जी। जितनी भी पार्टियां हैं, सबके ऊपर जिस तरह से एक्शन हो रहा है जी। 95% जो एक्शन हो रहा है DIS का, ED और CBI का, ये 95% विपक्ष के ऊपर हो रहा है। जबकि पक्ष में, यानी सरकार में भी जो लोग शामिल हो रहे हैं आज रोज़ाना, आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र का उदाहरण है, सब जगह के, आसाम का उदाहरण है, कहाँ कहाँ के उदाहरण बहुत से हैं। ये आपको TV न्यूज़ बता देगा आराम से। तो और भ्रष्टाचारी सब जगह है। जी हाँ। अब भ्रष्टाचार को तो कोई ये नहीं कह सकता कि उसी में है। जी। मैं विपक्ष का भी कोई हिमायती नहीं हूँ और पक्ष का भी कोई क्रिटिक नहीं हूँ। सब में भ्रष्टाचार व्याप्त है।
ये तो बीमारी है, इसको तो सब मिलकर दूर करना पड़ेगा। तो दर्शकों, आज हम जिस प्रकार से हमारे भारत देश के समाज सेवी एडवोकेट RV सिंह जी के जो हमारी वार्तालाप हुई हमारे चैनल की, उसको देखते हुए आप लोगों को हमारा जो आज का विषय पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें और जो भी समस्याएं उनको भारत देश की सरकार के समक्ष पेश कर सकें और उनका निवारण करा सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।